महागठबंधन के दलों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस घोषित कर दिया। लेकिन एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल हुए। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था उसमें सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर थी, राहुल गांधी की भी नहीं। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी को जब चेहरा घोषित किया जा रहा था तब राहुल गांधी क्यों नहीं मौजूद थे। अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आखिरकार 23 अक्टूबर को महागठबंधन की साझा पीसी हो ही गई। महागठबंधन के नेता एक साथ दिख ही गए और तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना ही दिया गया। लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करते समय न तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे, न ही इस साझा पीसी के लिए तैयार किए गए मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर ही दिखी। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि एसआईआर के विरोध में तेजस्वी के साथ यात्रा पर निकले राहुल गांधी तेजस्वी के नाम के ऐलान के वक्त क्यों नहीं थे। इस ठगबंधन के लोग कल भी एक दूसरे के लिए बेईमान थे और आज भी एक दूसरे के लिए बेईमान हैं। आज जो घोषणा हुई है वो तो मजबूरी में की गई घोषणा है, एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बीजेपी के आरोप का जवाब कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कुछ इस अंदाज में दिया, सुनिए। क्या यह जरूरी है कि पार्टी के हर कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी जी ही पटना आए? किसी दूसरी पार्टी में भी ऐसा होता है क्या कि प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम हो उसमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां पहुंच जाए? इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बिहार चुनाव की चर्चा शुरू होने से लेकर अब तक न जाने कितनी बार कांग्रेस नेताओं से ये सवाल हुआ कि क्या महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ही नहीं, राहुल गांधी तक इस सवाल को गोल मोल घुमाते रहे। लेकिन आखिरकार पहले फेज के मतदान से चंद दिन पहले तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित कर दिए गए। लेकिन राहुल गांधी इस मौके पर मौजूद नहीं रहे। अब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि न चाहते हुए भी आरजेडी के दबाव में कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया है। अब बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं कि 2.5% आबादी वाले महला जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिए, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो उप मुख्यमंत्री होंगे। आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% आबादी अर्थात मुस्लिम आबादी के लिए और कुछ नहीं हो सकता। डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया। इस ऐलान ने मुकेश सहनी की बाँछें खिला दी। एक नंबर का कुर्सी पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री के तौर पे रहेंगे और दूसरा अगर कुर्सी होगा तो डिप्टी सीएम एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा मुकेश सहनी होंगे, तो ये हमारे खुशी का पल है। एक और महागठबंधन के इस ऐलान से मुकेश सहनी गदगद हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है बिहार में? क्या मुसलमानों की कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं रहेगी बिहार के अंदर? क्योंकि 18% का मुसलमान जो पूरी तरह से आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, जिसने लगातार आरजेडी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया, आज 3% के लोग जो है डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। 18% से कम के लोग जो है सीएम बनने जा रहे हैं, अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान समाज की कोई भागीदारी नहीं। तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन क्या 18% वाला मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक बनने के लिए है? अब मुस्लिम वर्ग के लोगों को सोचना है, इस्लाम को मानने वाले लोगों को सोचना है कि ये 18% आबादी आखिर कब तक बंधुआ मजदूर बन के राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। फिलहाल तो ये सवाल बीजेपी नेताओं ने खड़ा किया है, लेकिन चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करीब 18% वाले मुस्लिम महागठबंधन से पूछ सकते हैं कि हमारा डिप्टी सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं। आरजेडी के नेता मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते हैं, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो क्यों भूल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सियासत की बागडोर कुछ ही परिवारों के हाथों में क्यों सिमटी है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, मगर क्या ये सिर्फ सियासी तीर है या सचमुच सत्ता का खेल परिवारों तक सीमित हो गया है? रिपोर्ट देखिए। 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कुछ ही परिवार राज करते हैं। राजनीतिक दल बार बार एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते रहे हैं। आज कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सियासत में फैमिली ट्री की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से कुल चयनित सदस्यों की संख्या 158 है और सियासी परिवार से कुल 55 सदस्य हैं, जो 34.81% है। वहीं कांग्रेस के कुल चयनित सदस्य 857 हैं और सियासी परिवार से कुल 285 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 33.25% है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुल चयनित सदस्य 98 हैं और सियासी परिवार से 30 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 30.61% का है। जेडीयू की बात करें तो कुल चयनित सदस्य 81 हैं और यह सियासी परिवार से कुल 28 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 34.57% है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुल चयनित सदस्यों की संख्या 2078 है, जिसमें सियासी परिवार से 387 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 18.62% है, जो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी कम है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से उन्होंने लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया, ये किसे छिपा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली पीढ़ियों में कौन होगा, ये अभी से तय है। लाभ के पदों पर कौन होगा, ये अभी से तय है। सैफई परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी की कल्पना आप कुछ नहीं कर सकते। कई सारे दल तो ऐसे हैं जिनकी पार्टी में उनके परिवार का ही वर्चस्व है और वर्चस्व की इस लड़ाई में कुछ नेता भी हाथ धो लेते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष और सांसद हैं। पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा से सांसद हैं। चाचा रामगोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। भाई आदित्य यादव भी सांसद हैं। भतीजे तेज प्रताप यादव विधायक हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं। विधायक तूफानी राम सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी सांसद हैं। जियाउर रहमान बर्क भी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है। जिस तरह से आदरणीय नेताजी जेल गए, कई बार उन्होंने गरीब किसान की आवाज लगातार उठाई, उसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें फांदनी पड़ती है, फिर भी फांद रहे हैं, और वो लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है और जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 37+ गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा में जिताकर ये आशीर्वाद दिया। भाई भतीजावाद का ये सियासी खेल कब तक चलेगा? क्या भारत का लोकतंत्र परिवारों की जागीर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली की रोहिणी से आई एक खबर ने बिहार की सियासत और अपराध जगत दोनों को हिलाकर रख दिया है। बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक समेत 4 मोस्ट वांटेड अपराधी दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के ज्वाइंट एक्शन में ढेर कर दिए गए हैं। मुठभेड़ में जो 4 अपराधी मारे गए वो सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में हत्या, रंगदारी और सुपारी किलिंग जैसे संगीन अपराधों में वांटेड थे। बिहार के 4 कुख्यात अपराधियों का दिल्ली में एनकाउंटर। सिग्मा गैंग के 4 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। रोहिणी के सेक्टर 34 में दिल्ली बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 34 में गोलियों की आवाज ने सनसनी मचा दी। दिल्ली क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट एक्शन ने बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग को घेरने की कोशिश की, मगर अपराधियों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गैंग का सरगना रंजन पाठक, उसके 3 साथी मनीष पाठक, बिमलेश साहनी और अमन ठाकुर मारे गए। इन चारों पर बिहार में कई हत्याओं और रंगदारी के केस थे। सरगना रंजन पाठक पर 50,000 रुपए का इनाम था और उसका नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ था। बिहार के सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सरगना रंजन पाठक और उसके 3 जो साथी थे, उनको बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। आप देख सकते हैं ये डीएल नंबर की जो गाड़ी है, इसमें बताया जा रहा है जो चारों गैंगस्टर थे, जिसमें रंजन पाठक, बिमलेश महतो, इसके अलावा मनीष पाठक और एक अमन ठाकुर, जो अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जिस कार से चारों अपराधी दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, वो चोरी की थी। बिहार से लेकर नेपाल तक ये कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बिहार पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिहार में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी ये गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। कई तरह की लीड जो है इनको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से शेयर की बिहार पुलिस ने, जिसके बाद कल जब इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जवाबी फायरिंग की और उसके बाद इनको यहाँ पर गोलियां लगी हैं, जिसके बाद अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया और इनकी अस्पताल में मौत हो गई है। बिहार पुलिस के मुताबिक रंजन पाठक का गैंग पिछले कई महीनों से बिहार में दहशत फैलाए हुए था। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और उन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो प्रोफेशनल किलर्स थे और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफी प्रयास किया और कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। रंजन पाठक का नाम बिहार में अपराध की दुनिया में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसके गैंग ने ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश शर्मा, मदन कुशवाहा और आदित्य सिंह की हत्याओं को अंजाम दिया था। बिहार पुलिस के लिए ये एनकाउंटर एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सिग्मा एंड कंपनी का सफाया हो चुका है। बताया जा रहा है कि गैंग के पास से AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस गैंग के सदस्य वारदात अंजाम देने के बाद नेपाल में छुप जाते थे, मगर दिल्ली का सफर इन अपराधियों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ। कुछ आसूचनाएं मिली थी, जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है, अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सिग्मा गैंग के ये अपराधी बिहार चुनाव में गड़बड़ी फैलाने का इरादा रखते थे। यही वजह है कि जेडीयू नेता राजीव रंजन ने दिल्ली और बिहार पुलिस के इस जॉइंट एक्शन की सराहना की है। राज्य की जनता को बेवकूफ समझने की भूल न करें। जनता सब कुछ समझती है कि नीतीश कुमार जी ने जो जब भी कहा है उसको पूरा किया है। अब सवाल क्या है कि एक नेता के तौर पर उन्हें लैंड फॉर जॉब के ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। रोहिणी एनकाउंटर में बिहार के सबसे खतरनाक गैंग का सफाया हो गया, मगर इस मुठभेड़ ने एक बड़ा सवाल भी छोड़ा है। क्या सिग्मा एंड कंपनी गैंग सिर्फ अपराध कर रहा था या चुनाव से पहले किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा था? पुलिस के मुताबिक इनके पास से मिले हथियार इस बात का सबूत है कि ये गिरोह कुछ बड़ा करने की साजिश में था। रंजन पाठक और उसके साथियों की मौत के साथ ही बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों की पुलिस ने अपराध की उस कड़ी को तोड़ दिया है जो सीमाओं से परे आतंक फैला रही थी। क्रिकेट की पिच पर अब सियासी बॉलिंग हो रही है। टीम इंडिया में सरफराज खान को जगह न मिलने का मामला धार्मिक रंग ले चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता शबा मोहम्मद के एक ट्वीट ने आग लगा दी, तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी इसे मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया है। इस बीच बड़ी खबर कोटा से आ रही है।
आग के तांडव की खबर। छावनी रामचंदपुरा स्टील ब्रिज के पास का ये मामला है। झोपड़ियों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। छावनी रामचंदपुरा स्टील ब्रिज के पास झोपड़ियों में आग लग गई। मौके पर अग्निशमन विभाग की दमकल है और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आग लगी झोपड़ियों में और आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान लेकर आया है। ये देखिए, कई ये झोपड़ियां आपको दिख रही होंगी जिसमें ये आग लगी है। कैसे लगी, हालांकि इसकी जांच होगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही कि आग पर काबू पाया जा सके। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अभी कैसे हालात हैं? देखिए, एक एक करके 3 दमकलें फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी हैं और दमकलों को मौके पर बुलाया जा सकता है। फिलहाल भीषण आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी और राहत की बात इसमें फिलहाल ये बताई जा रही है कि झोपड़ियों में फिलहाल कोई लोग मौजूद नहीं थे, जिसके कारण बड़ा हादसा ये टल गया। इन झोपड़ियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर जो लोग हैं वो यहाँ सड़क के किनारे झोपड़ियां बनाकर, अपनी टापरियां बनाकर रहते हैं और उस झोपड़ियों में आग लगी। आग लगने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन माना जा रहा है कि आतिशबाजी के चलते ही संभवतः आग लगी होगी। लेकिन फिलहाल मौके पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि भीषण आग से पूरी झोपड़ियां जो है जल के खाक हो चुकी हैं और अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम तरह के प्रयास आग बुझाने के किए जा रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग टापरियां बनाकर रह रहे थे, उनकी झोपड़ियां पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुकी है, खाक हो झोपड़ियों में आग लगी। 3 से 4 झोपड़ियों का फिलहाल बताया जा रहा है। आसपास हालांकि कई मजदूर जो झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी झोपड़ियां इस आग की चपेट में आई है। लेकिन जब तक अग्निशमन विभाग की दमकलें पहुंची तब तक आग इतनी विकराल और भीषण हो चुकी थी कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। क्योंकि ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अभी भी आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के पिच पर अब सियासी बॉलिंग हो रही है। टीम इंडिया में सरफराज खान को जगह न मिलने का मामला धार्मिक रंग ले चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद के एक ट्वीट ने आग लगा दी, तो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी इसे मुसलमानों के अपमान से जोड़ दिया है। ये है कांग्रेस की मानसिकता। हम बोलते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये तो टीम को भी टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इंडिया क्रिकेट टीम में सरफराज खान को नहीं चुने जाने का मामला अब सियासी रंग ले चुका है। विवाद की शुरुआत हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद के इस ट्वीट से। एक्स पर लिखा गया कि क्या सरफराज खान को उसके उपनाम की वजह से टीम में जगह नहीं दी गई? सिर्फ पूछ रही हूँ। हम जानते हैं गौतम गंभीर का स्टैंड कहाँ है। शमा का इशारा गंभीर के पूर्व बीजेपी सांसद रहने की तरफ था। ये ट्वीट वायरल होते ही सियासी तूफान आ गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी शमा मोहम्मद की भाषा ही बोलते दिखे। अगर ये सिर्फ खान या मुसलमान की वजह से ये हो रहा है तो उसकी निंदा खुली होना चाहिए। और लोग जो कह रहे हैं ये सच्चाई भी है कि मुसलमानों को ये हर एरिया से बेइज्जत करना, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देना, हर तरह से मुसलमानों को ये लोग जो है ना दबा के रखना चाहते हैं। शमा मोहम्मद के इस पोस्ट पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया और कहा कि देश का बंटवारा करके मन नहीं भरा क्या? क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, पर क्रिकेट में भी रिलीजन को घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस क्रिकेट में सियासत और कम्युनलिज्म दोनों लाने की कोशिश कर रही है। भारत का बंटवारा मजहब के आधार पर करके इनका पेट नहीं भरा, तो अब क्रिकेट टीम का बंटवारा, हमारे प्लेयर्स इन ब्लू का बंटवारा भी मजहबी आधार पर करना चाहते हैं। जो मुस्लिम का बैकवर्डनेस है वो कांग्रेस और रीजनल पार्टी से रिस्पॉन्सिबल है। कल तक इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, आज उसको वोट बैंक रखने के लिए डराते धमकाते।